हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। एक वीडियो में हमने देखा था, लगभग 10 मिनट का वीडियो था कि जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे काली मृदा क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। पूछो क्यों हमें पढ़ना है? इसलिए हमें पढ़ना है क्योंकि ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में, एमपी बोर्ड में प्रश्न पूछता है डायरेक्ट कि काली मृदा क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो या तो 2 या 3 मार्क्स में पूछ लेगा या 6 मार्क्स में पूछ लेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, बोर्ड एग्जाम के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें इसकी और क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी और क्या महत्ता है, तो एक और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर इसको पढ़ने का कारण हो जाता है, क्योंकि ये अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसको पढ़ना भी चाहिए, और कम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से कंटेंट भी है और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी। अगर आप ये लिख कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो लगभग एक भी मार्क्स काटने का चांस नहीं है, अगर आप सही राइटिंग में लिख कर आते हैं। तो बात करते हैं बिना वीडियो को लॉन्ग किए कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले इस मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो आपको याद रखना, इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो मैग्मा बाहर आता है, जो मैग्मा बाहर आता है और वो जम जाता है, चट्टान का रूप धारण कर लेता है। फिर इस पे वर्षा होता है, तापमान के कारण इन चट्टानों का अपक्षय होता है। अपक्षय का मतलब ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, फिर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, और टूटने के बाद इनका अपर्दन होता है। फिर इस क्रिया के फलस्वरूप निर्माण होता है काली मृदा का। और यहाँ पर मैंने यही लिखा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, मैं बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर रटवाया। इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा निकले पदार्थों के जमाव से निर्मित चट्टानों के अपर्दन से हुआ है। याद रखना, सबसे पहले अपक्षय होगा तभी अपर्दन होगा, क्योंकि अगर चट्टानें बहुत बड़ी हैं तो उनका अपर्दन कैसे ही हो जाएगा। तो बात करते हैं, इसका रंग काला होता है क्योंकि काली मृदा इसका नाम ही है। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि इसका, लेकिन रंग काला क्यों होता है ये विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि इसका रंग काला क्यों होता है। भारत में इस मृदा का विस्तार कितना है? देखिए, भारत में इस मृदा का विस्तार लगभग 5 लाख किमी स्क्वायर क्षेत्रफल पर है, और खासकर प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के भी उत्तरी पश्चिमी भाग पर। यहाँ पर मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूँ, मैं छोटा सा भारत का मैप बनाता हूँ। आप देखिए, मान के चलिए ये भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। अगर ये भारत का मैप है तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठारी वाला भाग है, यहीं पर काली मृदा पाई जाती है, यहीं पर काली मृदा पाई जाती है, और खासकर उत्तरी और पश्चिमी भागों पर, खासकर उत्तरी पश्चिमी भागों पर। तो भारत में इस मृदा का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख किमी स्क्वायर क्षेत्रफल में पाया जाता है। अब बात करते हैं काली मृदा की विशेषताएं। काली मृदा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो बहुत ही इजी है, लॉजिकल है, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। तो काली मृदा का सबसे पहला याद रखना कि इस मृदा का रंग काला होता है। ये तो मैंने आपको बस जस्ट बताया ही है अभी। क्योंकि इसके काले रंग के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसमें लौह यौगिक पाया जाता है। जो ज्वालामुखी विस्फोट से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उसमें लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है। तो याद रखना, लौह यौगिक पाने के कारण, मैग्नीशियम पाने के कारण, तथा कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, इस कारण से इसका रंग काला होता है। मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं रटवाया। बात करते हैं जल धारण क्षमता की। तो याद रखना, इस मृदा का जल धारण क्षमता अधिक होता है। मतलब अगर हम एक तरफ ले लें जलोढ़ मृदा, एक तरफ ले लें काली मृदा, और दोनों में समान पानी भर दें, दोनों में समान पानी भर दें, तो आप देखेंगे कि जलोढ़ मृदा वाला जो पानी है वो जल्दी सूख जाएगा, जबकि काली मृदा इतना जल्दी नहीं सूखेगा, उसको सूखने में समय लगेगा। तो यही है जल धारण क्षमता, मतलब कितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक वो जल को धारण कर सकती है। और इसके धारण के पीछे क्या है? जल धारण क्षमता अधिक होने का पीछे का कारण क्या है? आप याद रखना, इधर देखो, ध्यान से देखो। देखो, इसका कण जो होता है ना, वो काफी महीन होता है, कण काफी छोटे छोटे होते हैं और बहुत चिकना होता है, बहुत चिकना होता है, और कण काफी छोटे छोटे होते हैं। तो अगर आप यही पानी डालते हैं तो पानी ऊपर ही जमा रहता है काफी देर तक, जबकि अगर आप कण बड़े बड़े कर दो तो आप पानी डालेंगे, सरसरा कर पानी नीचे आ जाएगा, बहुत जल्दी पानी भूमि में चला जाएगा, सूख जाएगा।
तो इसलिए इस कारण इसका जल धारण क्षमता अधिक होता है। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है क्योंकि इसके कण बहुत ही महीन व चिकने होते हैं। अब बोलिए मैंने आपको कुछ रटवाया क्या? जल धारण क्षमता के पीछे कारण क्या है? कण बहुत महीन और चिकने होते हैं। तो काली मृदा की ये हमारा 2 विशेषता हो गया। और याद रखना ये जो दूसरी विशेषता है ना, इससे जुड़ा है तीसरी विशेषता। तो बिल्कुल लॉजिकल है। गर्मियों में इस मृदा पर दरारें पड़ जाती हैं। अब आप सोचिए, ये मृदा जल धारण करती है, तो जब गर्मी पड़ती है तो ये मृदा सूखती है, तो जल है वो वाष्पीकृत हो जाता है। जब वाष्पीकृत होगा तो वो सिकुड़ेगी, तो मृदा यह सिकुड़ती है और सिकुड़ने के कारण क्या होगा कि इसमें दरार पड़ जाती है। बहुत ही इजी है। तो गर्मियों में इस मृदा पर दरारें पड़ जाता है और क्योंकि सूखने पर यह मृदा सिकुड़ती है, सूखने पर यह मृदा सिकुड़ती है, आप देख सकते हैं। अब बात करें चौथी विशेषता की, तो याद रखना इसमें उर्वरता अधिक होती है। और उर्वरता अधिक होने के कारण क्या है? इसमें मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में, चूना पर्याप्त मात्रा में, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब मैं यहाँ कहूंगा ये रटने वाली बात है। यहाँ पर उर्वरता अधिक होती है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास, क्या क्या? चूना, लोहा, मैग्नीशियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो बात करते हैं इसकी एक और विशेषता क्या है? इसकी एक और विशेषता है कि ये कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है, तो इसे भी आप याद रखना। इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, उर्वरता चूंकि अधिक है, जल धारण क्षमता अधिक है, तो ये कपास के लिए काफी उपयुक्त है। कपास के लिए काफी उपयुक्त मृदा है। कपास के लिए काफी उपयुक्त मृदा है। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 विशेषता बताया, वो है काली मृदा का। मुझे उम्मीद है आपको काली मृदा का निर्माण कैसे होता है ये समझ आया होगा। उसके बाद इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं? 5 विशेषताएं हैं। एक विशेषता हमारा और बचा है लगभग, वो हम समाप्त करेंगे, काली मृदा हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद मैं वो भी विशेषता आपको बता देता हूं। तो दोस्तों काली मृदा की 2 और विशेषताएं बची हैं, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा वीडियो एंड हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी एक और विशेषता क्या है। तो आपको याद रखना इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ध्यान से देखना मैं क्या आपको रटवा रहा हूं, ये रटने वाली बात है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। देखिए कुछ चीजें आपको रटनी ही पड़ती है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन, क्या? फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो इसे आप याद रखना। अब बात करते हैं इसमें कपास के अलावा कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। लेकिन आपको मैं एक और बात इंपॉर्टेंट बताता हूं कि ये कपास के लिए काफी उपयुक्त मृदा है, मतलब इसमें मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। इस कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं या इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। तो कपास मुख्य रूप से उगाई जाती है इस मृदा पर, इसलिए इसे हम कपासी मृदा भी कहते हैं। तो आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है काली मृदा और कपासी मृदा, मतलब काली मृदा को ही कपासी मृदा कहते हैं? बिल्कुल हाँ कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आपको याद रखना है इसमें गन्ना, गेहूं, ज्वार है, यस, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली तो और दलहन। गन्ना, गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कपास की फसलें उगाई जाती हैं। कपास की फसल मुख्य रूप से होता है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी महत्ता रखता है। तो मुझे उम्मीद है आपको काली मृदा का निर्माण कैसे होता है, इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, इसका विस्तार कितना है भारत में, ये सब आपको समझ आ गया होगा। मैं अक्सर आपको समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल रटवाने का कोशिश नहीं किया हूं मैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर ही कर देना, इसमें कौन सी कहने की बात है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले